दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज से हम समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन या विशेष शिक्षा से संबंधित वीडियो की श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। इस वीडियो में हम समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, कॉन्सेप्ट, संकल्पना, विशिष्ट बालक, विशिष्ट शिक्षा क्या होती है और उनसे संबंधित क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है और उनसे संबंधित क्या कानून हैं, क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, यानी ए टू जेड विशेष शिक्षा या समावेशी शिक्षा से संबंधित सभी पहलुओं को जो है विभिन्न प्रकार के आगामी वीडियो में समाहित किया जाएगा। ये वीडियो विशेषकर यूजीसी नेट, टेट, सीटेट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जिसमें शिक्षा शास्त्र, पीजीटी, एजुकेशन से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अति सहायक सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों, आज हम विशिष्ट बालक का क्या अर्थ होता है उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं की चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। फिर भी जब हम विशिष्ट बालक शब्द से परिचित होते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा बालक जो बालकों के सामान्य समूह से अलग कुछ विशिष्टता रखता हो, उसके बारे में बात की जा रही है। विशिष्ट बालक की ये विशेषताएं सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यताएं हो सकती हैं, जिसमें बालक भिन्न हो सकता है। इन भिन्नताओं के आधार पर विशिष्ट बालकों को कई समूहों एवं उपसमूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे बुद्धि के आधार पर प्रतिभाशाली या मंदबुद्धि बालक, शारीरिक क्षमता के आधार पर चलन क्रिया अक्षमता, दृष्टि बाधा, श्रवण ह्रास, वाणी दोष वाले बालक, सामाजिक दृष्टि से कुसमायोजित अथवा समस्यात्मक बालक आदि। चूंकि इन सभी उपवर्गों से संबंधित बालकों की प्रकृति भिन्न होती है, इसलिए इसके लिए विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। वास्तव में विशिष्ट बालक शब्द एक बृहद पद है, जिसके अंतर्गत विभिन्न असामान्यताओं से युक्त बालकों के अनेक समूह समाहित रहते हैं। आइए अब विशिष्ट बालक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को समझ लेते हैं। क्रमशंक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाले वृद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवाएं चाहता है। डन के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के लिए बनाया गया विद्यालय कार्यक्रम उनको सर्वांगीण समायोजन व अनुकूलतम विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाता है तथा इसलिए अपनी योग्यताओं के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिए वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवाएं अथवा दोनों चाहते हैं। क्रो के अनुसार विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द ऐसे गुणों या उस गुण को रखने वाले व्यक्ति पर लागू किया जाता है जिसके कारण व्यक्ति अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों, विशिष्ट बालक वे बालक हैं जो अपने आयु वर्ग के समूह के बालकों के किसी भी चर के मापन के सापेक्ष औसत मानों से काफ़ी दूर होते हैं। ये मान केंद्रीय मानों से अधिक या कम दोनों हो सकते हैं। अर्थात यदि हम बालकों के समायोजन को मापते हैं और किसी बालक के समायोजन की माप केंद्रीय मान से अत्यधिक कम है तो बालक विशिष्ट श्रेणी में रखा जाएगा तथा यदि केंद्रीय मान से अत्यधिक है तब भी बालक विशिष्ट श्रेणी में ही रखा जाएगा तथा इन दोनों प्रकार के बालकों को विशिष्ट बालक कहा जाएगा। आइए दोस्तों, अब विशिष्ट बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं इसको समझ लेते हैं। विशिष्ट बालक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े हुए होते हैं। इस दृष्टि से अगर शारीरिक वृद्धि और विकास के स्तर तथा शारीरिक योग्यता और क्षमता पर नज़र डाली जाए तो जो बालक शारीरिक योग्यताओं और क्षमताओं जैसे वजन, ऊंचाई, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य आदि में
असाधारण रूप से अधिक विशेष ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं अथवा जिनमें इस प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्ति सामर्थ्य का बहुत अधिक अभाव होता है, वे विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। आइए अब कुछ बिंदुओं के रूप में विशिष्ट बालक की प्रकृति और विशेषताओं को समझ लेते हैं। पहला है विशिष्ट बालक सामान्य या औसत बालकों से निश्चित रूप से काफ़ी अधिक अलग एवं भिन्न होते हैं। दूसरा, सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी एक में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए, वे बुद्धि की दृष्टि से जहाँ जरूरत से अधिक धनी हो सकते हैं, वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में विशिष्ट बालकों का दर्जा दिला सकती है। तीसरा, सामान्य या औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की यह भिन्नता या विशेष दूरी इस सीमा तक बढ़ी हुई होती है कि इसकी वजह से उन्हें अपने और अपने वातावरण से समायोजित होने से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास हेतु विशेष देखरेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। धनात्मक व ऋणात्मक विचलन क्या है? दोस्तों, विचलन का तात्पर्य बिखराव से है, फैलाव से है। विचलन यह बताता है कि कोई भी प्राप्तांक केंद्रीय मान से कितना दूर तथा कितना समीप है। जब हम किसी विशेष गुण को धारण करने वाले समूह के गुण का मापन करते हैं तो प्राप्त आंकड़ों का अभिलेखीय निरूपण घंटे के आकार का होता है, जिसे हम सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि हम किसी कक्षा के छात्रों की बुद्धिलब्धि और प्रतिशत संभावना के बीच आलेख खींचें तो हमें निम्नवत आकृति प्राप्त होगी। इसे ही सामान्य प्रायिकता वक्र कहते हैं। ये दोस्तों एक आकृति प्राप्त होगी जिसमें ये घंटे बेल शेप्ड आकार यानी घंटे के आकार का एक शेप प्राप्त होगा, जिसमें जो है औसत जनसंख्या जो होगी यानी 50% जो भी जनसंख्या होगी वो मध्य में होगी और धनात्मक विचलन जो है बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, धनात्मक विचलन राइट साइड होगा और जो ऋणात्मक विचलन होगा वो लेफ्ट साइड होगा। सामान्य प्रायिकता वक्र के शीर्ष बिंदु से x अक्ष पर डाला गया लंब पूरे वक्र को दो सममित भागों में विभाजित करता है। लंब का पाद केंद्रीय मान को प्रदर्शित करता है। केंद्रीय मान के बाएं के प्राप्तांक केंद्रीय मान से कम तथा इनका विचलन ऋणात्मक है। इसी प्रकार केंद्रीय मान के दाएं प्राप्तांक केंद्रीय मान से अधिक तथा इनका विचलन धनात्मक है। इसी प्रकार यदि किसी खेल के मैदान का हम निरीक्षण करेंगे तो हमें यह अद्वितीयता देखने को मिल जाएगी। कुछ बालक बहुत तेजी से तथा बेहतर समन्वय के साथ दौड़ते मिलेंगे, कुछ अपने घनिष्ठ मित्रों से घिरे हुए मिल जाएंगे तथा कुछ कहीं एकांत में अकेले बैठे मिल जाएंगे। बालकों में यह अद्वितीयता कक्षा की अपेक्षाकृत ज़्यादा स्पष्ट यहाँ खेल के मैदान में मिल जाएगा। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र ऐसे बालकों से संबंधित है जो कि कक्षा में अधिगम और सफलतापूर्वक कार्य करने में इतने विचलित होते हैं कि वह मायने रखता है कि उनके शिक्षण अधिगम को सामान्य बनाने हेतु कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या किसी विशेष प्रकार के कौशल के विकास की आवश्यकता होती है। विद्यालय में सफल अधिगम या कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल 7 महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये सातों आयाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, श्रवण, गति, संप्रेषण, प्रत्यक्षण, गामक, सामाजिक, सांवेगिक तथा बुद्धि। एक विशिष्ट बालक इनमें से एक या अधिक आयामों में धनात्मक या ऋणात्मक किसी भी दिशा में विचलित हो सकता है। दृष्टि, कक्षा में अनुदेशन अथवा वातावरण में स्वतंत्र गमन हेतु दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। हम सभी लोगों की दृष्टि भिन्न भिन्न होती है। हम में से कुछ लोग उनसे भी अधिक दूर अथवा स्पष्ट देख सकते हैं, जो कि सामान्य से धनात्मक दिशा में ही विचलित होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग दृष्टि आयाम के मध्य बिंदु के आसपास ही मिलेंगे। जो लोग चश्मे का प्रयोग करते हैं, जिन्हें दृष्टि की समस्याएं हैं या पूर्ण दृष्टिहीनता से ग्रस्त हैं, व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं। पुनः जो लोग ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं वे भी आपस में अलग अलग दृष्टि क्षमता रखते हैं। ये दोस्तों एक
एंड जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व दिखाया गया है, जिसमें सामान्य दृष्टि के बालक जो भी व्यक्ति होंगे वो उनकी जनसंख्या जो है बीच में होगी, और जो दृष्टिबाधित होंगे उनकी संख्या कम होगी, और उत्कृष्ट दृष्टि वाले भी लोग कम ही होंगे। ये हम किसी भी संबंधित आंकड़े में हम जो है समाज में ऐसे जनसंख्या का वितरण ही पाते हैं। श्रवण अधिगम के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयाम श्रवण है। इसमें से कुछ लोग जो सामान्य से धनात्मक दिशा में विचलित होते हैं बहुत ही उत्कृष्ट श्रवण शक्ति रखते हैं तथा वे 250 फीट की दूरी की क्षीण आवाज़ को भी पहचान जाते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग श्रवण आयाम के मध्य या उसके आसपास में स्थित होते हैं। हम में से कुछ लोग जो ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं वे सुनने में कठिनाई महसूस करते हैं। पुनः जो लोग ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं उनमें भी विविधता होती है तथा उन्हें अलग अलग श्रवण सहायक सामग्री के द्वारा ध्वनि विस्तारण की जरूरत होती है। इनमें से कुछ लोग इस समस्या प्रसार में सबसे नीचे होते हैं तथा पूर्ण श्रवण बाधित या बहरे होते हैं। श्रवण क्षमता अति गंभीर श्रवण ह्रास, गंभीर श्रवण ह्रास के व्यक्ति हो सकते हैं, मंद श्रवण ह्रास हो सकता है, मृदुल श्रवण ह्रास हो सकता है, सामान्य श्रवण क्षमता और उत्कृष्ट श्रवण क्षमता के लोग हो सकते हैं। गति बालक की गति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है, अतः बालकों के विकास का एक प्रमुख घटक है। बालक किसी बीमारी अथवा किसी दुर्घटनावश अपनी गति संबंधी अंगों की शक्ति को खो देता है या कम कर देता है तो वह गति के संदर्भ में पिछड़ जाता है। जैसे बालक पोलियो आदि के कारण अपने पैरों की शक्ति खो देता है तो उसकी गति सामान्य से कम हो जाती है, और गति के कम हो जाने से बालक का वातावरण से संपर्क कम हो जाता है, अतः व्यवहार परिवर्तन के आयाम कम हो जाते हैं। कुछ बालकों में उनकी गति करने की शक्ति अधिक होती है, फलस्वरूप बालक का वातावरण से संपर्क अधिक होता है, बालक का अधिगम अधिक होता है। संप्रेषण बालक के विकास या अधिगम की दृष्टि से संप्रेषण अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। संपूर्ण अधिगम की आधारशिला संप्रेषण पर रखी होती है। संप्रेषण से तात्पर्य बालक के अपने विचारों को दूसरों तक शत-प्रतिशत प्रेषित करने तथा दूसरों के प्रेषित विचारों के शत-प्रतिशत ग्रहण करने से है। संप्रेषण भाषा पर अच्छी पकड़, विचारों की तात्कालिक प्रक्रिया एवं अनुक्रिया को सम्मिलित करता है। कुछ बालक संप्रेषण कौशल में बहुत ही निपुण होते हैं तथा कुछ बहुत ही कमज़ोर। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि बालक की बौद्धिक क्षमता कम या ज़्यादा होती है। बालक विचारों को समझते हुए भी अनुक्रिया करने में असहज महसूस करते हैं। कभी कभी कुछ बालक लिखित अनुक्रिया के बजाय मौखिक अनुक्रिया में सहजता महसूस करते हैं। कुछ बालक मौखिक के बजाय लिखित अनुक्रिया करने में सहजता महसूस करते हैं। कुछ बालक ऐसे भी मिल सकते हैं जो विचारों को समझते हुए भी उनकी अभिव्यक्ति किसी भी माध्यम से करने में अक्षमता महसूस करते हैं या असक्षम महसूस करते हैं। प्रत्यक्षण गामक शक्ति से बालकों के अधिगम को प्रभावित करने वाला एक कारक ये भी है। इसका सीधा संबंध बालक की समय दूरी सहसंबंध प्रत्यक्षण से है। जिन लोगों का समय दूरी सहसंबंध प्रत्यक्षण उत्तम होता है उनकी गति उत्तम होती है, उनके सीखने की गति उत्तम होती है। दूसरी तरफ क्षीण समय दूरी सहसंबंध प्रत्यक्षण वाले बालकों की गति निम्न होती है, अधिगम दर कम होती है। इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि बालकों को विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखने वाला यह कारक भी अधिगम व समायोजन के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे बालक जिनकी प्रत्यक्षण गामक शक्ति सामान्य से अधिक है धनात्मक दिशा में विचलित होते हैं, जबकि सामान्य से कम प्रत्यक्षण गामक वाले बालक ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं। सामाजिक सांवेगिक आयाम बालक का सामाजिक सांवेगिक विकास विद्यालय में सफल अधिगम या अनुकूलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है। विद्यालय की किसी कक्षा का अवलोकन किया जाए तो कुछ बालक ऐसे मिलेंगे जिनका सामाजिक सांवेगिक विकास अच्छा होता है। ऐसे बालक अन्य छात्रों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं तथा अन्य छात्रों के दुखों सुखों में शामिल होते हैं, तथा कुछ बालक ऐसे मिलेंगे जिनका अन्य बालकों से सामाजिक संबंध बहुत ही कमज़ोर होते हैं तथा वे अन्य बालकों के संवेगों से
प्रभावित भी नहीं होते हैं या कभी कभी आपराधिक प्रवृत्ति के भी होते हैं। ऐसे बालक सामाजिक संवेगात्मक दृष्टि से ऋणात्मक दिशा में विचलित होते हैं। बुद्धि बुद्धि व्यक्तित्व का बहुत ही अहम हिस्सा है जो बालक के बौद्धिक विकास के लिए अति आवश्यक है। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से बहुत अधिक होती है, जिससे इन्हें कुशाग्र बुद्धि या प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि अत्यंत कम होती है, जिससे उनका अधिगम बुरी तरह से प्रभावित होता है। ऐसे बालकों की शिक्षा व्यवस्था हेतु भी विशिष्ट तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। किसी बालक के सफल अनुकूलन हेतु उपर्युक्त सभी सातों आयाम में सामान्य होना अति आवश्यक है। हमने अभी एक खेल के मैदान के अवलोकन से यह देखा है कि बालक व्यक्तित्व के इन आयामों में किसी भी दिशा में विचलित हो सकते हैं। इन दोनों दिशाओं के विचलन बालक के सामान्य अधिगम व अनुकूलन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अब यह प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्तित्व के इन सभी आयामों की धनात्मक और ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक दूर जाने वाले सभी बालकों को विशिष्ट बालक की संज्ञा दी जा सकती है, अथवा ऐसा करने में कोई बहुत शर्त लगाई जानी चाहिए। ध्यान से सोचा जाए तो एक ऐसी शर्त उपर्युक्त परिभाषाओं में लगाई गई है, वह यह है कि किसी भी बालक के व्यक्तित्व के आयामों की धनात्मक या ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक तय की गई दूरी तथा विशिष्ट बालकों की विशेषताओं में शामिल होकर उस बालक को विशिष्ट बालक का दर्जा दिला सकती है, जबकि वह इतनी अधिक या असामान्य हो जाए कि जिसकी वजह से बालक की सामान्य वृद्धि या विकास में रुकावट आने लगे। बालक की विशिष्ट योग्यताओं और क्षमता को उचित पोषण न मिलने की बात सामने आ जाए। बालक के अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समस्याएं उठ खड़ी हों। उपर्युक्त सभी बिंदुओं के संदर्भ में उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा, दीक्षा या प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अति आवश्यक हो जाए। इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित शर्तों में हमें यह निर्णय लेने में उचित सहायता प्रदान कर सकती है कि व्यक्तित्व आयामों में औसत से बहुत अधिक या बहुत कम क्षमता दिखाने वाले किन बालकों को विशिष्ट बालकों का दर्जा दिया जाए और किन को नहीं। इस आधार पर जिन बालकों की शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य, शारीरिक वृद्धि एवं विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, ढील-डौल और बनावट के आधार पर औसत से बहुत अधिक पाया जाता है, विशिष्ट बालकों का दर्जा इसलिए उन्हें नहीं दिया जा सकता है कि इनके लिए समायोजन संबंधी कोई समस्या नहीं होती है और ना ही इनके कल्याण हेतु किसी विशेष लालन पालन तथा विशेष शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता महसूस होती है। हाँ, जिनमें कुछ योग्यता और शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिनको प्रतिभा क्षेत्र मानकर उनके विशेष विकास की आवश्यकता होती है, तो उन बालकों को उनके विशेष क्षेत्र से प्रतिभावान जैसे खिलाड़ी, पहलवान, निशानेबाज आदि बालक घोषित कर उचित देखभाल और प्रशिक्षण व्यवस्था का प्रयास किया जा सकता है। धनात्मक विचलन से तात्पर्य है कि बालक उपर्युक्त वर्णित सभी सातों आयामों दृष्टि, श्रवण, गति, संप्रेषण, प्रत्यक्षण, गामक, सामाजिक, सांवेगिक तथा बुद्धि में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केंद्रीय या औसत मान से इतना अधिक धनात्मक दिशा में विचलित हो कि बालक के अनुकूलन में या सामाजिक सांवेगिक विकास में कोई विशेष बाधा न आए तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से उत्तम हो। ऐसे बालकों को भी सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता है। इनका अधिगम दर अधिक होने के कारण बालक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। इनके शिक्षण अधिगम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के साथ भी समायोजन संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। ऐसे बालकों की अपनी विशिष्टता के क्षेत्र में उपलब्धि अधिक होने के कारण कभी कभी आत्मसम्मान की भी अधिकता पाई जाती है। ऐसे बालकों की मुख्यतः दो श्रेणियां पाई जाती हैं, प्रतिभावान बालक और सृजनशील बालक। प्रतिभावान बालक या गिफ्टेड चिल्ड्रन का IQ लेवल 130 से अधिक होता है और ये अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं। सृजनशील बालकों में नए नए चीज़ों को खोजने, समझने और समस्याओं को हल करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक और सृजनशील बालक तथा अन्य विशिष्ट बालकों के
पर एक अलग से वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा। ऋणात्मक विचलन क्या है? दोस्तों, ऋणात्मक विचलन से यह तात्पर्य है कि बालक उपर्युक्त वर्णित सभी सातों आयामों में किसी एक या एक से अधिक आयामों में केंद्रीय औसत मान यानी मीन मीडियन मोड से इतना अधिक ऋणात्मक दिशा में विचलित हो कि बालक के अनुकूलन या सामाजिक सांवेगिक विकास बाधित हो जाए तथा बालक का प्रदर्शन सामान्य से कम हो। ऐसे बालकों को भी सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से उतना लाभ नहीं मिलता है। इनके शिक्षण अधिगम हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। ऐसे बालकों के साथ भी समायोजन संबंधी समस्याएं पाई जाती हैं। ऐसे बालकों के शिक्षण अधिगम हेतु विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, जबकि आजकल सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करने का प्रचलन चल रहा है, जिसे समावेशी शिक्षा के नाम से जाना जाता है। इस शिक्षा व्यवस्था में बालक की क्षति को सहायक यंत्रों एवं विधियों की सहायता से सामान्य कर दी जाती है या कम कर दी जाती है, जिससे बालक सामान्य कक्षा व्यवस्था से लाभान्वित होने लगता है। ऐसे बालकों की कुछ श्रेणियां हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे दृष्टि बाधित बालक, श्रवण ह्रास वाले बालक, मानसिक मंद बालक, अपराधी बालक, समस्यात्मक बालक, पिछड़े बालक, मंद अधिगमित बालक, स्वलीन बालक, चलन क्रिया बाधित बालक। आइए दोस्तों, जो कुछ भी हमने समझा और सीखा उसको सारांश रूप में एक बार दोहरा लेते हैं। विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशिष्टताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं। ये बालक अपनी कक्षा या समूह विशेष के अन्य बालकों की तुलना में अपनी कुछ निजी विशेषता या विशिष्टता रखते हैं, जिसके कारण इस समूह विशेष में या तो इनकी गिनती उच्च कोटि के बालकों में होती है और या फिर उन्हें निम्न कोटि में रखा जाता है। इस प्रकार से ये बच्चे अपनी आयु या समूह के अन्य सामान्य बच्चों से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास की दृष्टि से इतने पिछड़े हुए अथवा आगे निकले हुए होते हैं कि उन्हें जीवन में पग पग पर बाधाओं तथा समायोजन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन बालकों को अपनी शक्तियों का समुचित उपयोग करने तथा ठीक ढंग से अपने आप को समायोजित करने के लिए विशेष देखभाल और शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। विशिष्ट बालक व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक आदि सभी में व्यक्तित्व गुणों के आधार पर सामान्य से बहुत अधिक आगे बढ़े हुए या पिछड़े हुए होते हैं। इस दृष्टि से अगर शारीरिक वृद्धि और विकास के स्तर तथा शारीरिक योग्यता और क्षमता पर नज़र डाली जाए तो जो बालक शारीरिक योग्यताओं और क्षमताओं जैसे वजन, ऊंचाई, शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य आदि में असाधारण रूप से अधिक विशेष ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं अथवा जिनमें इन प्रकार की योग्यताओं, क्षमताओं और शक्ति सामर्थ्य का बहुत अधिक अभाव होता है, वे विशिष्ट बालक कहे जाते हैं। इनकी विशेषताएं और प्रकृति देख लेते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य औसत बालकों से निश्चित रूप से काफ़ी अधिक अलग और भिन्न होते हैं। सामान्य औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की या भिन्नता या विशेष दूरी विकास की दोनों दिशाओं धनात्मक और ऋणात्मक में से किसी भी एक दिशा में हो सकती है। उदाहरण के लिए वे बुद्धि की दृष्टि से यहाँ जरूरत से अधिक धनी हो सकते हैं, वहीं बुद्धि की बहुत कमी भी उन्हें मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के रूप में विशिष्ट बालक का दर्जा दिला सकती है। सामान्य औसत बालकों से विशिष्ट बालकों की या भिन्नता या विशेष दूरी इस सीमा तक बढ़ी हुई होती है कि इसकी वजह से उन्हें अपने और अपने वातावरण से समायोजित होने से विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अपनी विशिष्ट योग्यताओं और क्षमताओं के विकास, उचित समायोजन तथा आवश्यक वृद्धि एवं विकास के लिए विशेष देखरेख एवं शिक्षा दीक्षा की आवश्यकता होती है। विचलन का तात्पर्य है बिखराव से, फैलाव से। विचलन यह बताता है कि कोई भी प्राप्तांक केंद्रीय मान से कितने दूर तथा कितने समीप हैं। जब हम किसी विशेष गुण को धारण करने वाले समूह के गुण का मापन करते हैं तो प्राप्त आंकड़ों का आलेख निरूपण घंटी के आकार का होता है, जिसे हम सामान्य प्रायिकता वक्र नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व एनपीसी कहते हैं। यदि किसी खेल के मैदान का हम निरीक्षण करेंगे तो हम पाएंगे कि बच्चों में काफ़ी अद्वितीयता देखने को मिलती है। कुछ बालक बहुत तेजी से तथा बेहतर समन्वय के साथ दौड़ते मिलेंगे, कुछ अपने घनिष्ठ मित्रों से
घिरे वे मिल जाएंगे तथा कुछ कहीं एकांत में अकेले बैठे मिल जाएंगे। बालकों में यह अद्वितीयता कक्षा की अपेक्षाकृत ज़्यादा स्पष्ट यहाँ खेल के मैदान में मिलती है। विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र ऐसे बालकों से संबंधित है जो कि कक्षा में अधिगम और सफलतापूर्वक कार्य करने में इतने विचलित होते हैं कि वह मायने रखता है कि उनके शिक्षण अधिगम को सामान्य बनाने हेतु कुछ विशिष्ट प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है या किसी विशेष प्रकार के कौशल विकास की आवश्यकता होती है। विद्यालय में सफल अधिगम का कहीं भी सफल अनुकूलन हेतु कुल 7 महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये 7 आयाम इस प्रकार हैं: दृष्टि, श्रवण, गति, संप्रेषण, प्रत्यक्षण, गामक, सामाजिक, सांवेगिक तथा बुद्धि। दोस्तों, अब ये प्रश्न उठता है कि क्या व्यक्तित्व के इन सभी आयामों की धनात्मक और ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक दूर जाने वाले सभी बालकों को विशिष्ट बालकों की संज्ञा दी जा सकती है अथवा ऐसा करने में कोई और शर्त लगाई जानी चाहिए? ध्यान से सोचा जाए तो एक ऐसी शर्त उपर्युक्त सभी परिभाषाओं में लगाई गई है, वह यह है कि किसी बालक के व्यक्तित्व के आयामों की धनात्मक या ऋणात्मक दिशाओं में सामान्य या औसत से बहुत अधिक तय की गई दूरी तभी विशिष्ट बालकों की विशेषताओं में शामिल होकर उस बालक को विशिष्ट बालक का दर्जा दिला सकती है जब वह इतनी अधिक या असामान्य हो जाए कि बालक की सामान्य वृद्धि या विकास में रुकावट आने लगे। बालक की विशिष्ट योग्यता और क्षमता को उचित पोषण न मिलने की बात सामने आ जाए, बालक के अपने आप से तथा अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में समस्याएं उठ खड़ी हों। उपर्युक्त सभी बिंदुओं के संदर्भ में उसके लिए विशेष प्रकार की शिक्षा दीक्षा या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। महत्वपूर्ण शब्दावली को समझ लेते हैं। विशिष्ट बालक क्या होता है? जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यवहार तथा व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत अथवा सामान्य बालकों से बहुत अधिक भिन्न होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। सामान्य प्रायिकता वक्र क्या है? सामान्य वितरण से प्राप्त वक्र जो कि घंटी के आकार का होता है, सामान्य प्रायिकता वक्र कहलाता है। धनात्मक विचलन क्या है? सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्यमान के दाहिनी ओर का विचलन धनात्मक वक्र कहलाता है या धनात्मक विचलन कहलाता है। ऋणात्मक विचलन सामान्य प्रायिकता वक्र में मध्यमान के बाईं ओर का विचलन ऋणात्मक विचलन कहलाता है। दृष्टि मनुष्य के शरीर को देखने वाला संकाय दृष्टि होता है। श्रवण मनुष्य के शरीर को सुनने वाला क्षमता श्रवण कहलाती। गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना गति है। संप्रेषण सूचनाओं का आदान प्रदान है। प्रत्यक्षण गामक, सामाजिक सांवेगिक, बुद्धि वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं इसकी आगामी सीरीज को लेकर किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।